Stiffness factor modifications. In the previous examples of moment distribution, we have considered each beam span to be constrained by a fixed support, lock joint at its far end when distributing and carry over the moments. ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल किए थे हमने ये कंसिडर किया हुआ था कि ये जो फार एंड है ये फिक्स है. For this reason, we have computed the stiffness factors, distribution factors and the carryover factors based on the case shown in figure 12.9. हमने ये वाली जो फिगर है 12-9 इसकी बेस पे हमने स्टिफनेस फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे और कैरी ओवर फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे. Here of course the stiffness factor is k equals to 4e over e 4ei over l. ठीक है, यहाँ पर जो हमने स्टिफनेस फैक्टर यूज किया था वो k equals to 4ei over l, इक्वेशन 12.1. यहाँ पे इक्वेशन 12-1 थी. हमने ये कैसे बन आया था ये हमने डिस्कस किया था उस टाइम. इस इक्वेशन के थ्रू k इक्वल्स टू 4ei ओवर l. ये कहाँ से आई थी? हम कहते हैं कि एक मोमेंट हो, मोमेंट m दैट कॉजेज द एंड a टू रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा. कि हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन है, यहाँ फार एंड फिक्स्ड है, यहाँ पे पिन सपोर्ट के ऊपर मोमेंट लग रही है और ये मोमेंट इतनी लग रही है कि इसके अंदर रोटेशन कॉज हो रही है ए पॉइंट के पास 1 रेडियन. ठीक है, 1 रेडियन रोटेशन कॉज हो रही है, एंगल थीटा जो है ये 1 रेडियन के इक्वल है. तो जितनी मोमेंट इसको कॉज होगी वो होती है बेसिकली 4ei डिवाइड बाई एल के इक्वल. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई थीटा है. और इसमें जो 4ei ओवर एल होता है ये बेसिकली स्टिफनेस फैक्टर के होता है. तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उस टाइम, हमने पढ़ा था. अब क्या बात कर रहा है, अब वही हमें ये बता रहे इसी के बारे में कि हेयर ऑफ कोर्स द स्टिफनेस फैक्टर इज k इक्वल्स टू 4ei ओवर l. ठीक है, हमारे पास ये जो 4ei ओवर l है बेसिकली स्टिफनेस फैक्टर k है. एंड द कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे जो हम लेते थे वो +1/2 होता था. यही पढ़ा था ना हमने. In some cases, it is possible to modify the stiffness factor of a particular beam जी span and thereby simplify the process of moment distribution. ठीक है, in some cases it is possible to modify the stiffness factor of a particular beam span. हमारे पास बास केसेस ऐसे आते हैं कि हम लोग ये stiffness factor 4ei over l था इसको modify कर सकते हैं. ठीक है, और जो हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस था उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर हम देखें लास्ट टाइम हमारे पास मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेप्स है वो इतने ज़्यादा बन रहे थे, आप लोगों ने कहा था बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, और उससे पुराना जो न्यूमेरिकल था उसमें भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ये स्टेप्स बन रहे थे. तो बास केसेस ऐसे होते हैं बीम स्पैन के कि उनके ऊपर हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक स्टिफनेस फैक्टर है इसको हम चेंज करके उसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रोसेस. ठीक है, 3 cases where this frequently occurs is practice will now be considered. अच्छा, ये जो मेथड है ये अप्लाई किया जाता है 3 ऐसे केसेस पे जहाँ पर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाएं, वो अभी डिस्कस करेंगे. इनमें से पहले 2 हम पढ़ेंगे अभी और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे. ठीक है, पहला क्या है, मेंबर पिन सपोर्टेड एट फार एंड. अब अगर हम देखें हमारे पास फिगर है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो फार एंड है वो पिन सपोर्टेड है. वहाँ पे ऊपर वाली केस में क्या था, हमारे पास फार एंड फिक्स सपोर्टेड था. Many determinate beams have their far end span supported by an end pin or roller. ठीक है, as in the case of joint B in figure 12-10A. ठीक है, फिगर 12-10A ये है हमारे पास. यहाँ पर हमारे पास ये जो जॉइंट बी है फार एंड है, ये नियर एंड और ये फार एंड है. तो ये फार एंड जो है बेसिकली पिन सपोर्टेड है. और हमने लास्ट पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था, हमने फार एंड को फिक्स सपोर्टेड पढ़ा हुआ था. अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास फार एंड पिन सपोर्टेड हो तो वहाँ पे क्या होगा, स्टिफनेस फैक्टर मॉडिफिकेशन किस तरह आएगी वो भी हम पढ़ेंगे. Here the applied moment m rotates the end a by an amount theta. ठीक है, वही वाली बात दोबारा कर रहा है. एक मोमेंट लग रही है m जो जॉइंट a पे लग रही है, वो क्या कर रही है, इसके अंदर रोटेशन थीटा कॉस करा रही है.
To determine theta, the shear in conjugate beam at A dash must be determined. Figure 12-10b. अच्छा जी, आप लोगों ने मोमेंट जो आप लोगों ने कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ा होगा। कॉन्जुगेट बीम मेथड में जब आप शेयर कैलकुलेट करते हो वो बेसिकली रोटेशन की वैल्यू देता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में। थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बाय कॉन्जुगेट बीम मेथड, और जब आप कॉन्जुगेट बीम मेथड में शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वी की वैल्यू, ये शेयर होती है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो आपके पास बेसिकली थीटा की वैल्यू आती है रोटेशन की। ठीक है, वी हैव समीशन। अच्छा, ये जो बीम है इसके इन लोगों ने मोम ये कॉन्जुगेट बीम बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एम ओवर ई आई डायग्राम इसकी क्या आएगी, हमारे पास इसकी एम ओवर ई आई डायग्राम ऐसी ट्राइंगल आती है। ठीक है, ये लोडिंग जो आ रही है ना, इसकी बेस पे जब एम ओवर ई आई डायग्राम बनाते हैं हमारे पास वो ट्राइंगल शेप में आती है। तो इसका अगर आप एरिया निकालो तो वो क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाँ जी, सर हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम देखें इसकी एम ओवर ई आई डायग्राम, तो हमारे पास हाइट कितनी एम ओवर ई आई है, और जो हमारे पास बेस है वो बेसिकली लेंथ एल के इक्वल है। ये 1/3 एल प्लस 2/3 एल इक्वल्स टू एल, ये ऊपर जो दिया हुआ है। तो हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ओवर एम मल्टीप्लाई बाय एम ओवर ई आई मल्टीप्लाई बाय एल, वो ये आया हुआ है। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल्स पढ़ी हुई है, जी सर। ट्राइंगल इस शेप की होती है ना, राइट ट्राइंगल जो आपकी बनती है, ठीक है, इसकी अगर लेंथ एल हो और हाइट एच हो, तो एरिया क्या बनेगा, सर 1/2 एच एल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई एल। एल, ये बनता है। ठीक है, यही बनता है ना, यही पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, वो यस सर। यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम ओवर ई आई यहाँ से आ गया, और ये लेंथ यहाँ से, तो ये हमारे पास इसका टोटल एरिया आ गया। अच्छा, इस ट्रायंगल का जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेसिकली होता है कहाँ पे, कहाँ पे होता है भाई? सर ये ऊंची जो तरफ है, यानी जहाँ पे एच है, इस तरफ से 1/3 एल जी, पे। हमारे पास ये जहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, वहाँ से ये 1/3 एल के ऊपर होता है, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट तक होगा, ये सेंटर में। ठीक है, यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा ये 1/3 एल के इक्वल होगा। ठीक है, टोटल अगर डिस्टेंस हमारे पास एल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बेसिकली इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास बेसिकली सेंटर में इस पॉइंट पे होता है जहाँ पे ये एरो शो कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 1/3 एल, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2/3 एल। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 एल, और जो आगे डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपके पास 2/3 एल। ठीक है, तो यही सिस्टम यहाँ पे होगा। ये जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स ये जो हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा एमओरिया डायग्राम का, वो बेसिकली 1/3 एल होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, और
जो हमारे पास राइट साइड है यहाँ से 2/3L के इक्वल होगा। ये क्लियर है सबको? ये डायग्राम क्लियर है? यस सर, जी यस सर। सर। अच्छा जी, अब अगर मोमेंट बी पे निकालें, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी प्राइम, अभी इसको इन्होंने ए प्राइम कह दिया और इसको बी प्राइम कह दिया, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी प्राइम इज इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास क्या होगा? अच्छा, काउंटर क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो ये वी ए प्राइम जो है ये इस पॉइंट बी प्राइम पे जो मोमेंट कॉज करेगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है? और वो मोमेंट किसके इक्वल होगी? हाँ जी, किसके इक्वल होगी? जीरो। सर कौन सी टोटल मूवमेंट जो है वो जीरो वी के equal ए प्राइम जो है ये बी प्राइम पे मोमेंट इस तरह की कॉज करेगा, इस तरह कॉज करेगा ना, इस डायरेक्शन में। है। जी सर, एंटी ये क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कौन सी है? काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो हमने कहा है समेशन ऑफ मोमेंट एट बी प्राइम इज इक्वल टू 0 और इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। तो वी ए प्राइम की वजह से जो मोमेंट बनेगी बी प्राइम पे वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है? जी ये सर, हम माने पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे। और टोटल मोमेंट इसकी वजह से कितनी कॉज होगी? वी ए प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल। एल, लेंथ एल होगा, क्योंकि मोमेंट क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास वी ए प्राइम है और हमारे पास डिस्टेंस इसमें एल है, तो ये बन जाएगा वी ए प्राइम मल्टीप्लाई बाय एल। ये जो यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया ये इस तरह आया, ठीक हो गया? क्लियर है ये बात? जी यस सर। सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास क्या है इस बीम में, पॉइंट बी प्राइम तक हमारे पास ये वाली एम और ई आई डायग्राम जो है इसका हमने फोर्स निकाली हुई है, ठीक है? और वो बेसिकली हमने निकाली है इसके कहाँ पे होती है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली 1/3L फ्रॉम दी हाइपोटेन्यूज साइड होता है और 2/3 फ्रॉम दिस साइड होता है। तो इसके जब हम मोमेंट इसकी वजह से कॉज बी प्राइम पे आएगी वो बेसिकली किस डायरेक्शन में होगी? वो इस डायरेक्शन में कॉज करवाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये माइनस लिख रहा है, ये वाला, ठीक हो गया? वी ए प्राइम क्या कर रहा था? काउंटर क्लॉकवाइज कॉज कर रहा था, इसलिए इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव। प्लस, ठीक है? और हमारे पास जो ये एमओरिया डायग्राम है इसकी वजह से जो मोमेंट कॉज हो रही है, एमओरिया जो ये इसके ऊपर हमने पुट किया हुआ है कॉन्जुगेट बीम मेथड में, इसकी वजह से जो मोमेंट कॉज होगी वो बेसिकली क्लॉकवाइज होगी, इसलिए इसने इसको नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक हो गया? अच्छा, वो जो मोमेंट कॉज होगी इसकी वजह से वो बेसिकली क्या होगी? ये फोर्स है टोटल और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस ये बनता है। तो ये फोर्स कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है एम और ई आई मल्टीप्लाई बाय एल, वो ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया? ये तीन जो है ये वो चीज़ होगी। और जो डिस्टेंस है वो 2/3L है, वो ये लिखा हुआ है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है ना, यस सर। ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तीसरी फोर्स जो इसमें लग रही है वो वी वी प्राइम है, वो बेसिकली हमारे पास जॉइंट के ऊपर ही लग रही है, मोमेंट आर्म जीरो होता है इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया हुआ। टोटल हमारे पास जो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो वी ए प्राइम लग रही है शियर फोर्स एंड शियर जो है, और दूसरा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम ओवर ई है मल्टीप्लाई बाय एल है, ठीक हो गया? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, एम ओवर ई आई मल्टी एम डिवाइड बाई 3 आई मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वेयर, और वी ए एल इक्वेशन की दूसरी साइड पे है। एल और एल स्क्वेयर में जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा वी ए प्राइम इज इक्वल टू एम एल ओवर 3 ई आई, एल स्क्वेयर का कट जाएगा, एल रह जाएगा खाली, ठीक है? लेंथ खाली रह जाएगी, तो हमारे पास वी ए प्राइम विल बी इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई 3 ई आई आएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। जी और सर। हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट बीम मेथड में जो हमारे पास शियर फोर्स निकालते हैं आप, शियर जो होती है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है? रोटेशन थीटा के। तो वी ए प्राइम विल बी इक्वल टू थीटा,
यही होगा ना? यस सर। ये सॉल्व कर लोगे या सही है, समझ आ गई है? सर समझ आ गई। आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है ml इज ओवर 3i इज इक्वल टू थीटा, ये वाली, ठीक है। इसमें अगर हम मोमेंट को एक साइड पे रखें और l ओवर 3i को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लें तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल्स टू 3ei डिवाइड बाई l मल्टीप्लाई बाई थीटा, ये बन जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। जी ठीक है, सर। तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं है सर। ठीक है, m इज इक्वल टू 3i डिवाइड बाई l मल्टीप्लाई बाई थीटा। अच्छा, आप लोगों ने जो इक्वेशंस पढ़ी थी शुरू में उसमें यही लिखा हुआ था, जो हमने पहले पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था m इक्वल्स टू k थीटा के इक्वल होता है, जो भी मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 जी पढ़ने गए सर थे बिल्कुल। 12-1 में, उससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास मोमेंट जो होती है इट इज इक्वल टू k थीटा, ये पढ़ा था। m इक्वल टू 4ei ओवर l मल्टीप्लाई बाई थीटा है। तो टर्म इन पैरेंथेसिस जो होती है बेसिकली k के इक्वल होती है, और k हमारे पास क्या होता है, स्टिफनेस फैक्टर एट a होता है। तो यही चीज़ जब हम इधर अप्लाई करते हैं m इक्वल टू k थीटा वाली, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास बन जाएगा k इज इक्वल टू 3ei ओवर l आ जाएगा। ठीक है, तो स्टिफनेस फैक्टर ऐसे बीम का जिसमें हमारे पास फार एंड पिन्ड हो, वो क्या होता है, पिन मेंबर, पिन सपोर्टेड एट फार एंड, उसके लिए हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू 4ei ओवर l की बजाय अब आ जाएगी k इक्वल्स टू 3ei डिवाइड बाई l, फार एंड पिंड या रोलर सपोर्टेड हो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। नो सर। क्लियर है? अच्छा, पढ़े अब। आल्सो नोट दैट द कैरी ओवर फैक्टर इज जीरो। ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर इसमें जीरो है। क्यों जीरो है? हाँ जी, कैरी ओवर फैक्टर जीरो क्यों है? कैरी ओवर फैक्टर कह रहे हैं इसमें जीरो होगा। सर जब फार एंड पे रोलर हो या पिन हो तो वो जीरो नहीं होता था। जी, फार एंड जब मूवमेंट हमारे कैरी ऑफ पास नहीं कर रही सर। रोलर हो या पिन हो तो वो मोमेंट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो मोमेंट कैरी ओवर नहीं होगा, तो इसलिए वो जीरो है। नेक्स्ट स्टेप में ये नेक्स्ट आगे ये लिखा है, आल्सो नोट द कैरी ओवर फैक्टर इज जीरो सिंस द पिन एट बी डज नॉट सपोर्ट ए मोमेंट। क्लियर हो गया? बाय कंपैरिजन देन इफ द फार एंड वाज फिक्स्ड supported the stiffness factor k equals to 4ei over l would have to be modified by 3/4 to model the case of having the far end pin supported। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि हमने इसको मॉडिफिकेशन करनी होती डायरेक्टली, तो ऐसा केस जब हमारे पास फार एंड फिक्स था उसमें हमारे पास ये आता था कि इक्वल टू 4ei ओवर l। तो इसको अगर आपने कन्वर्ट करके लगाना है इस केस में, जब हमारे पास फार एंड पिन हो तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3/4 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा k इक्वल टू 3i ओवर l। तो ये इस तरह मॉडिफाई डायरेक्ट हो जाएगा। If this modification is considered, the moment distribution is process is simplified। अच्छा, ये कहानी पढ़ने का मकसद क्या है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जी फार एंड पिन हो रही है और के की नई वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इतना दर्द सर करने का मकसद क्या है कि इससे क्या होता है, हमारे पास मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है ये सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है। सिंस द एंड पिन डज नॉट हैव टू बी अनलॉक्ड लॉक्ड सक्सेसिवली व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग द मोमेंट्स, जो मोमेंट्स आ रही होंगी ना वो हमने एंड पिन के ऊपर लेके ही नहीं जानी है, इससे उसकी ना लॉकिंग होनी है ना अनलॉकिंग होनी है, वो इतनी लंबी जो कहानी पिछले न्यूमेरिकल्स में चली थी वो नहीं होगी। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है पूछ ले। नो सर। Also, since the end span is pinned, the fixed end moments for the span are computed using the values in the right column of the table on the inside back cover। अच्छा जी, अब हमारे पास जो राइट साइड है स्पैन का, राइट कॉलम जो है टेबल का, राइट वो पिन था। ठीक है, हमारे पास जो डायग्राम बनी थी वो क्या थी, उसमें पिन सपोर्टेड था।
तो उसमें लिए हम क्या कर रहे हैं, पिन या रोलर के लिए क्या होता है, हम लोग ये वाली जो राइट साइड है ये वाली इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमने ये लेफ्ट वाली सर इक्वेशंस याद यूज़ नहीं करनी है। जिस हमने एफ ई एम इक्वल्स टू दोनों एंड फिक्स हो तो हम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 लेते थे, मगर ऐसे केस में जब हमारे पास यूडीएल ही लग रहा है मगर एंड फार एंड हमारे पास पिन या रोलर है तो हम उधर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये राइट साइड ऑफ कॉलम इसका यूज़ करना है टेबल का। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। नो सर, सर ये टेबल आप देंगे क्वेश्चन पेपर में? ये बुक आपको गिवन है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख लें, ओपन बुक पेपर होगा ना। जी सर जी ये बुक ठीक। मैंने शेयर की हुई थी, नहीं है तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी नहीं आवाज़ एक ये भी है क्या कह रहे हैं? सर, एक ये भी है और एक और वो टेबल भी था कोई, वो जो हम पिछले यूज करेंगे। चलें वो मैं आपको दे दूँ अगर इधर इस बुक में अवेलेबल ना हुआ। पेपर आप बनाएंगे? जी ठीक, थैंक यू जी वेरी मैं मच बनाऊंगा सर। पेपर। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं, also since the end span is spent the fixed end moments for the span are computed using the values in the right column of the table on the inside back cover. Example 12-4 illustrates how to apply these simplifications। अच्छा, जो ये लोगों ने k equals to 3i/l पिन सपोर्ट के हिसाब से निकाला और वो जो कह रहा है राइट साइड का हमने लेना है, इसको जब हम एग्जाम्पल 12-4 करेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं वो ये है सिमेट्रिकल। ये भी मैं नया लिंक शेयर करता हूँ, उस पर हम इसको स्टार्ट करते हैं।